ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:09 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में आप जरा भारत पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले पर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर दोनों ममालिक आमने सामने आए हैं। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जहां पर मीटिंग्स भी लगातार होती हैं और असेंबली के दौरान कई सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें दुनिया भर के कुछ ऐसे खित्ते जिनको लेकर कई ममालिक आमने सामने भी आ जाते हैं। इसी तरह की सूरत हाल एक बार फिर यूएन की जनरल असेंबली में उस वक्त बने जब भारत और पाकिस्तान के मंदूबीन आमने सामने आए। दोनों की तरफ से नुमाइंदों ने बात रखी, लेकिन गुस्सा भी काफी ज्यादा नजर आया। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर का मसला बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर उठाया गया और एक बार फिर से मसला कश्मीर के हल पर जहां पाकिस्तान ने जोर दिया, इस्लामाबाद के मौक़िफ़ को, पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ को और जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक बात करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ उसी वक्त भारत की तरफ से काफी सख्त जवाब आया और ये जवाब दिया गया भारत के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, जिसने सख्त अल्फाज में कहा कि बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म का एक नहीं दर्जनों मकामात पर पाकिस्तान की तरफ से गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाजायज फायदा एक बार फिर से उठाया गया और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से पाकिस्तान को कोई भी हक बात करने का नहीं है। उस वक्त जब भारत सरकार का भी मौक़िफ़ पेश किया गया और भारतीय नुमाइंदे की तरफ से, या जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से बात रखते हुए एक बार फिर जहां एक तरह से ये भी कहा जाए कि एक दूसरे के आमने सामने जबरदस्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, एक दूसरे पर गुस्से का भी इजहार करने की कोशिश की गई असेंबली के अंदर। और न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को जहां दोनों की तरफ से जम्मू कश्मीर पर बात रखी जा रही थी, पाकिस्तान पर इल्जामात भारत ने तय कर दिए, बल्कि ये कहा कि झूठ फैलाकर प्रोपेगेंडे के तहत, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा के तहत एक मुल्क की छवि को खराब करने की कोशिश है, जिसे किसी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, गुज़श्ता 2-3 बरसों में उठाए गए इक़दामात पर भी भारतीय मंदूब की तरफ से नजर दौड़ाई गई, बल्कि उस पर रोशनी डाली गई और यह भी कहा कि सरकार की इक़दामात ही के सबब ये मुमकिन हो पाया है कि सारी चीजें दुरुस्त हुई हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा कहकर पाकिस्तान पर जवाबी हमला इशफाक इस यूएन असेंबली में किया गया है। इस बीच वो हिस्सा जरा आपको सुनाते हैं जिसमें पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश हुई जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मसला एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर उठाया था। Also thank all the briefers today for their remarks, and I also thank the Russian delegation for calling this for this ARIA meeting focusing on the economic challenges that face the representative of Pakistan has yet again made unwarranted references to Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, let me repeat once again for his benefit, remains an integral and inalienable part of India. Pakistan's desperate attempts to peddle falsehoods and a bad habit of abusing the sanctity of multilateral forums deserves our collective contempt. I am taking the floor today to exercise India's right of reply to respond to Pakistan's continued abuse of this august assembly. As we meet today to discuss this extremely important topic of UN Security Council reforms, representative of Pakistan has yet again made unwarranted references to Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, let me repeat once again for his benefit, remains an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. Pakistan's desperate चलिए, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक से बात हो रही है तो बात जरा, चूंकि भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए, दहशतगर्दी का मामला उठा, जम्मू कश्मीर की बात हुई, तो दिल्ली की उस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करते चले जिसका आज आखिरी दिन है। कल दरअसल नो मनी फॉर टेरर, दहशतगर्दी के लिए कोई पैसा नहीं, कैसे पैसा इस्तेमाल होता है, कैसे बदअमनी फैलाई जाती है, इस मौजू पर कॉन्फ्रेंस का जब आगाज हुआ तो वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से बात रखी गई, वज़ीर दाखिला ने अपनी बात रखी और भारत की दहशतगर्दी मुखालिफ जो जंग है उस पर भी नजर दौड़ाने की कोशिश की। लेकिन 2-3 बड़ी बातें जो वज़ीर आज़म की तरफ से अपने खिताब के दौरान कही गई, एक कि उन तमाम लोगों को जो किसी भी तरीके से दहशतगर्दों की मुआवनत करते हैं, उन्हें फंडिंग देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उन लोगों को सबसे पहले उनकी शनाख्त करने की जरूरत पर जोर दिया गया। और आलमी बरादरी का इस वक्त सबसे बड़ा रोल इसमें यह होना चाहिए, बकौल नरेंद्र मोदी, कि दुनिया भर के तमाम ममालिक जो हैं वो इसमें कम से कम अपना रोल प्ले इस तरीके से करें कि आतंकवाद का या दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ने के लिए या जो खात्मा करना है उसके लिए बिला किसी ताखीर को फौरी तौर पर इकदामात उठाने की जरूरत है। पहली बात उनकी तरफ से ये कही गई। दूसरा,
उन तमाम लोगों की जो चूंकि टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा था इस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आज दो तरह के दहशतगर्द दुनिया भर के अंदर हैं। एक वो जो हथियार से लड़ते हैं, दूसरे वो जो आपको एक तरह से मोबाइल टेक्नोलॉजी का या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बदअमनी फैलाने और इंसानी जानों को खत्म करने के लिए अपना मंसूबा तैयार करते हैं बकौल वज़ीर आज़म। और इस बीच उन्होंने कहा कि न सिर्फ दुनिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो इस नेटवर्क को इस तरीके से तोड़े, बल्कि उन तमाम लोगों को जो इस वक्त इन दहशतगर्दों की माली तौर भी मुआवनत करते हैं, उनकी भी कमर तोड़ना जरूरी है। और इन्हीं बातों को दोहराया गया मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से। और यह भी कहा गया कि मिलिटेंसी किसी एक खित्ते के लिए, किसी एक इलाके के लिए, किसी एक कौम के लिए या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, आलमी इंसानियत के लिए वज़ीर आज़म के मुताबिक एक बड़ा खतरा मौजूदा दौर में है। Now, the dynamics of terrorism are changing. Rapidly advancing technology is both a challenge and a solution. New kinds of technology are being used for terror financing and recruitment. Challenges from the darknet, private currencies, and more are emerging. There is a need for a uniform understanding for new finance technologies. It is also important to involve the private sector in these efforts. From a uniform understanding, a unified system of checks and balances and regulations can emerge. But we must be careful about one thing. The answer is not demonize technology. आपको आप सुन रहे थे किस तरीके से वो बता रहे थे कि क्या कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक बार फिर एक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया और हर साल इस तरीके का हुक्मनामा जो है वो देखा जाता है। फिलहाल हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि महकमा तालीम के अंदर उस्ताद अब प्राइवेट कोचिंग नहीं करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला है कि निजी इदारों में ट्यूशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और महकमा तालीम ने सरकारी असातिज़ा को हुक्मनामे पर अमल दरामद करने के लिए कहा कि जो लोग भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गई ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जितने भी उस्ताद इंगेज किए गए हैं जिस भी स्कीम के तहत महकमा तालीम के अंदर, उन पर यह लाजमन करार दिया गया है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल 1971 का वो फॉलो करेंगे, चैप्टर 4 सेक्शन 28 RT एक्ट का वो फॉलो करेंगे। और अगर कहीं पर ये देखा गया कि वो इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, प्राइवेट टीचिंग या कोचिंग फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई जो वो की जाएगी। ताहम इसमें वॉलंटियरली बेस पर जो कहीं पर आप देखते हैं कि कोई बड़ा इवेंट होता है वहाँ पर उस्ताद को लाया जाता है, वहाँ पर अगर वो जाना चाहता है उसके लिए भी पेशगी शराइत को लाजमी करार दिया गया है। इधर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर के लिए ने भी एक ऑर्डर जारी करते हुए जम्मू ने भी और कश्मीर ने भी सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सभी हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल से ये कहा कि वो इस हुक्मनामे को मिनो अन अमलाने के लिए कदम उठाएं और जहां पर भी शिकायत मिलती है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दरअसल ये मामला उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने WPC 10/2021 जो फारूक अहमद वर्सेस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड अदर्स था, 31 मार्च 2021 को जो ऑर्डर आया था उसी सेपरेट ऑर्डर के पेश नज़र में इस हुक्मनामे को जो है वो तैयार किया। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सईद रूफ फारूकी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले भी हमने देखा था कि हुकूमत ने सरकारी टीचरों पर यह पाबंदी आयद की थी कि वो किसी भी तरह से प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं चलाएंगे क्योंकि इनसे दरसी निज़ाम जो स्कूलों का है वो मुतासिर हो रहा है और सरमा के अंदर भी इस तरीके का निज़ाम जो है वो नहीं चला सकते हैं। किस तरीके से टीचर इसको देख रहे हैं और ओवरऑल रिएक्शन अवाम का इस पर क्या कुछ है?
बिल्कुल इशफाक, देखिए इसमें सिर्फ टीचिंग ही नहीं बताया गया, इसमें कहा गया कि जो कोई भी सरगर्मी करेगा प्राइवेट ट्यूशन के हवाले से, यानी अगर कोई प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चलाता है कोई सरकारी टीचर, तो उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हालांकि जैसे आपने खुद कहा कि पिछले साल भी इस तरह के हुक्मनामे जारी किए गए थे, मगर फिर वो जमीनी सतह पे कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इस साल सरकार ने पहले ही कहा, अभी विंटर वेकेशन से पहले ही कहा कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट इदारों में यानी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में ना जाए और वहां पे अपने फराइज अंजाम नहीं दे, ना पढ़ाए या बाकी कोई एक्टिविटी ना करे। मगर जो यहाँ के, चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की बात करिए, टीचर्स की बात करिए, जिनका एक बड़ा नाम होता है और जिनके नाम पे टीचर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्होंने पैसा भी लिया होता है, बच्चों का एडमिशन भी लिया होता है किसी मखसूस टीचर के नाम पे, क्या उन कोचिंग सेंटर्स के साथ बात हुई है सरकार की? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई जब हमने बात की तो ये मिला जुला रद्द-ए-अमल आया कि हमने जी इससे पहले सरकार ने ऐसा नहीं किया, हमने जी इस टीचर के नाम पे बच्चों का एडमिशन तो जरूर लिया है। अब इसको लेकर कैसे क्या कुछ फैसला होगा वो सरकार और अब कोचिंग सेंटर्स के जो मालिकान है उनके बीच में होगा। मगर सरकार ने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो भी लापरवाही करेगा, जो भी इस हुक्मनामे की तामील नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। अब इस तरह के हुक्मनामे वैसे गवर्नर यहाँ पे आते ही रहते हैं। आपको याद होगा कि हेल्थ महकमे के हवाले से भी आया था कि जो डॉक्टर्स है वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, फिर हुक्मनामा ही रहा, डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, सारी चीजें होती रहती हैं, पर सरकारी जो भी यहाँ पे ऑर्डर आते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी होती है, वो सिर्फ कागजों पे ऑर्डर लिखते हैं, फिर उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में ग्राउंड सतह पे काम नहीं करते हैं। एक बड़ा सवाल है एजुकेशन महकमे के लिए। हालांकि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीओज और जेडीओज को इसमें इन्वॉल्व किया है कि वो निगरानी रखेंगे कोचिंग सेंटर्स की। अब भी देखने वाली बात होगी कब तक ये निगरानी रखेंगी, क्या वाकई में इस साल जो सरकारी साजिदा साहिबान है या लेक्चरर्स है वो कोचिंग सेंटर से दूर रहेंगे, या जिनके कोचिंग सेंटर्स खुद के नाम पे चल रहे क्या उनको बंद किया जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। अच्छा, इसमें जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रायर अप्रूवल की भी बात कही गई है और कहा गया कि सिस्टम के दायरे के रहते ही काम करना होगा। तो क्या ये एक छोटा सा विंडो है कि कहीं पर जरूरत पड़ी तो उस्ताद को अलाउ किया जाएगा? अब बिल्कुल ये थोड़ा बहुत तो है कि अगर कहीं पे जरूरत पड़ सकती है तो क्या उसको ये किया गया। और आम लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि क्या सरकार अपनी सतह पे इन टीचर्स का कहीं इस्तेमाल करना चाहती है विंटर वेकेशन में, जहां स्कूल बंद रहते हैं, क्या इनसे कोई और काम लिया जा सकता है? यानी कि जो सरकारी कोचिंग सेंटर्स जहाँ पे चल रहे थे उनका क्या कुछ होगा, उनको बढ़ाने की जरूरत है। फिर जहाँ पे अगर सरकारी सतह पे कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे वहां इन टीचर्स से काम लिया जाएगा, तो वो एक बेहतरीन स्टेप हो सकता है। मगर उस हवाले से भी सरकार ने कुछ नहीं कहा कि उनका कोई ऐसा मंसूबा है कि सरकारी सतह पे कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे जहां पे टीचर्स से काम लिया जाएगा। हाँ, जहां पे जरूरत पड़ सकती है वॉलंटरी बेस पे वहां पे इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा दिल्ली से एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि वजारत खारजा के अंदर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हनी ट्रैप जो पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया था उसकी तस्दीक होते हुए सामने आ रही है। वजारत खारजा के ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है और पाकिस्तान ने हनी ट्रैप में फंसा लिया था, इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। मालूम हुआ है इतलात के मुताबिक इस ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के कान खड़े हुए हैं और दोनों इस बात की जांच कर रहे हैं कि वजारत खारजा में काम करने वाले सिर्फ इस ड्राइवर की रसाई पाकिस्तान तक थी या कुछ और लोग भी वजारत खारजा यानी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। नई दिल्ली से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने जुम्मे को वजारत खारजा MEA में काम करने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इल्ज़ाम ये है कि ड्राइवर खुफिया और हसास मालूमात पाकिस्तान भेज रहा था। इतलात के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी इदारों की मदद ली थी। बताया यह भी जा रहा है कि मुलजिम ड्राइवर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हनी ट्रैप के जरिए से अपने पास फंसा लिया था, जिसके बाद लगातार वो काम भी कर रहा है। इतलात जो पहली आ रही है और जो ज़राया बता रहे हैं उनके मुताबिक ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां दीगर लोगों पर भी नज़र रख रही है कि क्या इसमें और भी कोई शख्स तो मुलविस नहीं है। तो इस तरीके से बड़ी खबर ये आ रही है कि वजारत खारजा के एक आदमी को पकड़ा गया है
पेशे से वो ड्राइवर है और उसकी डेजिग्नेशन क्या कुछ कहा गया कि मल्टीपर्पज़ वर्कर है जी, ये वजारत खारजा के नहीं, ये ड्राइवर भी है और भी काम कर सकता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसकी गिरफ्तारी की तस्दीक थोड़ी देर पहले अब पुलिस की तरफ से भी की गई है और ये माना जा रहा है कि खुफिया इतलात, वजारत खारजा के खुफिया इतलात जो है वो पाकिस्तान को देने का इल्ज़ाम इस शख्स पर है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ताहम इब्तदाई तौर पर न तो इस शख्स का नाम पुलिस की तरफ से सामने रखा गया और ना ही वजारत खारजा की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है। ताहम बड़ी खबर ये कि दिल्ली में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसके बारे में ये इतला है कि वो वजारत खारजा का मुलाजिम था और हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को इंतहाई अहम दस्तावेजात बेचने का इल्ज़ाम इस शख्स पर लगाया गया है। दिल्ली ब्रेकिंग। चलिए बात अब जरा दिल्ली अदालतों के हवाले से भी करते हैं और मामला जम्मू कश्मीर का था। दिल्ली की एक अदालत में पहुंचा था और तिहाड़ जेल के हवाले से अपडेट है। दरअसल तिहाड़ जेल में जम्मू कश्मीर का एक बताया जाता है कि एक मिलिटेंट बंद था और इस बीच अदालत के अंदर केस पहुंचा था कि उसे श्रीनगर मुंतकिल किया जाए। लेकिन जो अब अदालत ने कहा है वो भी जरा आपको पढ़कर सुना देते हैं कि अदालत की तरफ से जो इस पर जजमेंट आया है और सिक्योरिटी का क्या रीजन दिया गया है, सिक्योरिटी का जो हवाला दिया गया है। एक तो तिहाड़ जेल में ये जो शख्स बंद था इसको श्रीनगर मुंतकिल करना आसान नहीं और अदालत ने तिहाड़ जेल से श्रीनगर जेल मुंतकिल करने से इसे इनकार कर दिया। पहली बात, यूएपी के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जैश मिलिटेंट है और सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अदालत की तरफ से कहा गया कि ये सिक्योरिटी रिस्क है और इस बुनियाद पर इसे यहां से श्रीनगर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। 66 साल का जैश से वाबस्ता शख्स बताया जाता है कि अब्दुल मजीद बाबा, इसकी शनाख्त और यूएपीए के तहत इस पर केस दर्ज है, उम्र कैद की सजा है। सेंट्रल जेल तिहाड़ में दिल्ली के अंदर काफी वक्त से अपनी सजा काट रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा था कि इसे सेंट्रल जेल श्रीनगर मुंतकिल किया जाए। सेहत का भी हवाला दिया गया था और बाकी चीजें, लेकिन सेहत की खराबी की दरख्वास्त को रद्द करते हुए अदालत ने साफ कहा, अहले खाना की तरफ से बात रखी गई थी कि दिल्ली में अक्सर वो मिलने से कासिर हैं, मुश्किलात उन्हें आती हैं, दूर है, डिस्टेंस भी बताया गया श्रीनगर से दिल्ली का, तो कई तरह की मुश्किलात मुआशी तौर पर भी आती हैं। लेकिन जस्टिस पूनम ए बांबा जिनने कहा कि दिल्ली जेल के जो कवानीन हैं 2018 साल के, वो ये कहते हैं कि कोई कैदी जिसको रियासती हुकूमत की पेशगी मंजूरी के साथ एक तो हेल्थ बेसिस पे, तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन बात जहां तक सिक्योरिटी की है तो सिक्योरिटी रिस्क इस एतबार से जस्टिस के मुताबिक नहीं लिया जा सकता और फौरी तौर पर आज यानी तिहाड़ जेल से इस शख्स को 66 साल जिसकी उम्र है, तिब्बी बुनियादों पर जो अहले खाना का हवाला था उसे श्रीनगर मुंतकिल किया जाए, वो करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बांबा की तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसे हकाइक या जो कवानीन है उनको सामने रखकर रियासत की तरफ से जो अर्जी गुजार की सेंट्रल ये तिहाड़ जेल में जो बंद था, इस हवाले से श्रीनगर सेंट्रल जेल में सिक्योरिटी रिस्क का जायजा लेने के तहत अगला फैसला लिया जाता है। अगर रियासती हुकूमत की इसमें बराह रास्त मुदाखलत होती है अदालत के मुताबिक, अगर सिक्योरिटी रिस्क ना हो तो उसके बाद अगले फैसले पर सोच विचार किया जा सकता है। लेकिन फौरी तौर पर जो अहले खाना ने कहा था वो नहीं हो सका है और इसके असरात क्या हो सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह इस मिलिटेंट को या इस तरह किसी कैदी को मुंतकिल किया जाता है, उन असरात और खदशात को भी मद्देनजर रखते हुए अगला फैसला अदालत के मुताबिक लिया जा सकता है। और जो अर्जी गुजार था उसको कोई राहत नहीं मिली, यानी अहले खाना की तरफ से जो अर्जी दायर की गई थी वकील के दलाइल के बावजूद भी अदालत ने क्लियर कर दिया कि सिक्योरिटी रिस्क है और रियासती हुकूमत की भी इसमें मुदाखलत है। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। बात दिल्ली हाई कोर्ट के बाद जरा सुप्रीम कोर्ट की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी नए चीफ जस्टिस साहब ने एक और बड़ा फैसला लिया है और अदालतों के अंदर जेर समात केसों में तेजी आए और जो बेल एप्लीकेशंस हैं और शादी ब्याह से मुतल्लिक जो मामलात हैं इन पर तेजी के साथ निपटारा किया जाए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच हर दिन 10 बेल एप्लीकेशंस को सुनेंगी, यानी बेल एप्लीकेशंस ऑन प्रायोरिटी ली जाएंगी और कम से कम जो पेंडिंग केसेस 3000 पेंडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, मैट्रिमोनियल केसेस है यानी अज़वाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो केसेस पेंडिंग है, इनको भी हंगामी बुनियादों पर लिया जाएगा बेंच की तरफ से, ताकि इन पर फैसला जो है वो लिया जाए।
13 बेंच है कुल मिलाकर, और उन 13 बेंचों के लिए 10 ट्रांसफर पिटीशन सुनना लाजमी करार दिया गया है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सुनना लाजमी करार दिया गया है, और ये हर दिन अब ये दोनों चीज़ें जो है वो 10-10 केसेस जो है वो सुने जाएंगे। फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि जितनी भी ज़ेर इल्तवा ये दोनों केसेस, दोनों तरह की केसेस का मामला है, इनको तरजीही बुनियादों पर लिया जाए, ताकि ये जो एक कसीर तादाद पेंडिंग केसेस की है उसे किसी न किसी तरीके से हल कराकर इसको कम से कम किया जाए। बेंच रेगुलरली देखेंगे जी 20 केस ट्रांसफ़र के, 20 केस मैट्रिमोनियल इश्यूज के, और 10 केस जो है वो हर एक बेंच जो है वो बेल एप्लीकेशन का देखेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच ने कल ये फैसला लिया है और 10 के 10 बेंच जो है वो आज से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। ये तो थी बात जनाब सुप्रीम कोर्ट की। जरा आप आगे बढ़ते हैं और आपको बात लद्दाख की भी बताते हैं, जहां पर ज़मीन फराहम की गई है, एयरपोर्ट के लिए लैंड दी गई है एयरफील्ड के लिए नोबरा के अंदर, और नोबरा के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर एयरपोर्ट के हवाले से काम शुरू हो सकता है। ज़मीन फराहम की गई है जी तोशी एयरफील्ड नोबरा के लिए, जहां पर सिविलियन फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कराई जाएंगी। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह की तरफ से 28 कनाल ज़मीन की पहले निशानदेही की गई, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो कागजात हैं उन्हें तैयार कर दिया गया है। जॉइंट सर्वे इस पूरे मामले में इंडियन एयरफोर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस स्टेट ऑफिसर की तरफ से किया गया था, और उनके हमरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार भी थे। जिसके बाद डिमार्केट किया गया जी उस जमीन को जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू किया जाएगा जहाज के उतरने का, लैंडिंग और टेक ऑफ के हवाले से, और इस सिलसिले में इनिशिएट जो है वो कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर जो तासी गैल्सन लेह के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं उनकी तरफ से, उसके साथ साथ वज़ीर ममलिकत बराए दिफा और जो LG है RK माथुर, उनके साथ सलाह मशवरे के बाद ये काम जो है वो हतमी शक्ल की ओर चला गया है। नोबरा के अंदर ज़मीन की पहले निशानदेही, बाद में हैंड ओवर कर दिया गया है ताकि यहाँ पर लैंडिंग फैसिलिटी बनाई जाए, फ्लाइट ऑपरेशंस को रेस्टोर किया जाए। और ये नोबरा को जान में जो लोग गए होंगे वो ये समझ सकते हैं कि नोबरा के अंदर लैंडिंग और टेक ऑफ की फैसिलिटी का क्या मतलब होता है। और अय्याम सर्दी के दौरान जब अलतश सब करते हैं तो उस वक्त अगर ये जहाज़ वहाँ टेक ऑफ और लैंड करेगा तो उससे कितना फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिलेगा। अब जो इंटरनेशनल ओपिनियन मेकर्स हैं उनका मानना है कि जितनी एयर कनेक्टिविटी लद्दाख की बढ़ेगी उतने ज़्यादा सयाह इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो लद्दाख की ओर चले जाएंगे, और लद्दाख के अंदर जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हब है उससे मज़ीद इसमें दबाव मिलेगा, मज़ीद सयाह जो है वो लद्दाख की ओर आएंगे, जिससे लद्दाख की इक़्तिसादियात को भी फ़ायदा होगा। तो नोबरा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी कर ली गई है, जहां पर अब लैंडिंग फैसिलिटी और टेक ऑफ फैसिलिटी सिविलियन फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए बनाने का फैसला ले लिया गया है। चलिए जी, इसके बाद जरा बात हम ईरान की आपके सामने रखेंगे और उसके फौरन बाद एक छोटा सा ब्रेक भी होगा। ईरान के हवाले से इंतहाई अहम खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, तस्वीरें और वीडियोस वायरल है, जिसके बाद पूरे ईरान के अंदर सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। ईरान के रूहानी और मजहबी पेशवा आयतुल्लाह खुमैनी के घर से मुतल्लिक एक खबर सामने आ रही है कि मुजाहिरीन ने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब के जो घर है उन्हें नजर आतश करने की कोशिश की है, और तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसके बाद जो 2 हसास इदारे हैं, खबरसा इदारे हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक भी जो है वो कर ली है। यानी AFP और रॉयटर ने इस बात की तस्दीक कर ली है कि ये तस्वीरें जो है ये वहीं की है और वहीं से ये सारा मामला जो है वो चल रहा है। याद होगा कि ईरान के अंदर पिछले कई महीनों से लगातार एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे हैं, और मुजाहिरों के बीच अब ये आग उस गांव तक भी पहुंच चुकी है जो गांव माना जा रहा है कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का आबाई गांव है, और आबाई घर को नजर आतश करने की कोशिश की गई है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी इस वक्त के ईरानी हुक्मरानों, इस वक्त मजहबी पेशवाओं के अंदर रूहानी पेशवा जो है वो माने जा रहे हैं, और एक इंतहाई अहम रोल उन्होंने शाह के खिलाफ उस वक्त किया था जब
ईरान के अंदर मजहबी इंकलाब आया था और तब से लगातार वहाँ पर यह सूरत हाल चल रही है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के बारे में कहा जाता है कि वो खुमैनी नाम जो कस्बा है वहाँ पर उनका आबाई घर है और वहीं पर उनकी पैदाइश भी हुई थी और इंतहाई अकीदत के साथ इस पूरे इलाके को देखा जा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हो रही है, अब इसकी तस्दीक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से कर दी गई है। स्टेट रन जो खबरसा इदारा तेहरान का है, उनका मानना है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर तैनात कर दी गई हैं और किसी को भी अमन कानून की सूरत हाल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ्रांस न्यूज़ एजेंसी AFP जो खबरसा इदारा है, उन्होंने इन वीडियोस की तस्दीक की है। तब ईरान की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई भी ऑफिशियल बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है और ना ही कोई बात सामने रखी गई है। पिछले कई दिनों से ईरान के कुछ शहरों के अंदर इस तरीके के एहतजाज चल रहे हैं, कुछ सिविलियनों के मारे जाने की भी खबर है। ताहम अब खबर यह है कि आयतुल्लाह के घर को नजरियातश करने की कोशिश की गई है। तस्वीर और वीडियो आपके सामने है। मुजाहिरीन का हुजूम भी आप घर के बाहर देख रहे हैं और बताया जाता है कि खुमैन नामी कस्बे के अंदर ये उनका आबाई घर था, सबसे पुराने घरों में से एक। और चूंकि एहतजाजी मुजाहिरे पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में झड़पों की भी इतलात हैं, मुजाहिरीन काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और ये सारा सिलसिला जो एहतजाजों का वो वहाँ से शुरू हुआ था जब एक पुलिस कस्टडी में खातून की मौत हुई थी, बल्कि एक लड़की की मौत हुई थी। और उसके बाद हिजाब को लेकर फिर दुनिया भर के एहतजाज और एहतजाजी मुजाहिरीन की हिमायत करना, ये सारी चीज़ें हमने पिछले 1.5-2 माह के अंदर देखी हैं। लेकिन इस तरह का पहला इंसिडेंट जो सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हुई है और फ्रांसीसी खबरसा इदारे की तरफ से भी इसकी तस्दीक की जा रही है और ईरान के टेलीविज़न चैनल पर भी सबकी नज़रें हैं कि सरकारी तौर पर क्या इसके बारे में कहा जाता है। लेकिन मरहूम बानी आयतुल्लाह रूह खुमैनी का घर चूँकि इसी इलाके के अंदर है, इसी जगह है और खुमैन नाम का ये कस्बा है जहां पर मुजाहिरीन तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पहुंच गए और साथ ही साथ उसके बाद घर को जलते हुए भी देखा गया, जिसका मतलब कि इसी घर के अंदर आग लगी हुई थी। लेकिन मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों के बीच आगे की सूरत हाल क्या होगी, इस पर मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप के बाद खराब परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं टीम इंडिया की, और उसके बाद BCCI ने एक बड़ा एक्शन किया है। उस सेक्शन में कई बड़े लोगों के नाम सामने आए जिनकी एक तरह से स्पोर्टिंग करियर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मज़ीद क्या है खेलों के हवाले से और बात पाकिस्तान की भी करेंगे। इस प्रोग्राम के आखिर में आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे लाइव।